Everyone, welcome to my channel Humanities Unlocked. And in this series, we will be starting our class 11th World History with chapter 1 Writing and City Life. In this chapter, we will understand how in Mesopotamia early cities developed. Second, we will see how writing emerged and why it was needed. Why the writing was emerged and why it was needed in the ancient period. Thirdly, we will be exploring social life, economy, and culture of early cities. And lastly, we will be seeing the legacy of Mesopotamian civilization. So, without any wait, we shall start our lecture. City life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and the Tigris River that is now part of the Republic of Iraq. We can see here Mesopotamian region, which we today call Iraq, lies between two rivers Euphrates and Tigris. The name Mesopotamia is derived from the Greek word mesos meaning middle and potamos meaning river. जो ये वर्ड है मेसोपोटामिया ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब मीज़ोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, city life, its voluminous and rich literature and its mathematics and astronomy. जो हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो वहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, वहाँ की सिटी लाइफ कितनी अच्छी थी, वहाँ का जो रिच लिटरेचर हमें मिलता है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी. Mesopotamian writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria, Turkey after 2000 BCE. तो बाद में धीरे धीरे जो मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम था, जो लिटरेचर है, वो धीरे धीरे दूसरी जगहों में स्प्रेड होने लगा. किन किन रीजन्स में स्प्रेड होने लगा? टर्की में होने लगा, सीरिया में होने लगा, जो हमारा मेडिटेरेनियन जो हमारा रीजन है वहाँ पे स्प्रेड होने लगी वहाँ की क्या लिटरेचर और राइटिंग सिस्टम. सो दैट द किंगडम्स ऑफ दैट एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर एंड टू द फेरो ऑफ इजिप्ट. और वहाँ के जो डिफरेंट किंगडम्स जो इरप्ट हुए, जो आगे आए, जैसे हम इंडिया में पढ़ते हैं डिफरेंट किंगडम्स, जैसे मौर्यन एम्पायर आया, गुप्ता एम्पायर आया, तो सिमिलरली उस टाइम पे भी मेसोपोटामियन रीजन में हमें डिफरेंट किंगडम देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे को अपनी राइटिंग्स क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे. ओके, नाउ कम वी विल सी अर्ली किंगडम्स दैट इमर्ज्ड इन दिस मेसोपोटामियन रीजन्स. कौन कौन से किंगडम्स थे जो इमर्ज हुए? सबसे पहले हम देखते हैं इन द बिगनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री द land, mainly the urbanized south, was called सुमेर एंड अकर. सबसे पहले जो दो किंगडम यहाँ पे इमर्ज हुए, एक तो था हमारा सुमेर और दूसरा था हमारा अकर. After 2000 BCE, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region. और बाद में अकर और सुमेर के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो हमने नाम देखा उस वक्त वो था बेबीलोन. ओके, और ये बेबीलोन जो सिटी थी उसी के नाम से बाद में इसका नाम क्या पड़ा? बेबीलोनिया. ओके, एंड यूज़ फॉर द सदर्न रीजन. नीचे वाले पोर्शन के लिए हम इस क्या यूज़ करने लगे? बेबीलोनिया. फ्रॉम अबाउट 1100 BCE when the Assyrians established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. और बाद में एक नया और किंगडम आता है जिसका नाम था असीरियंस, और उन्होंने अपना किंगडम कहाँ पे स्टैब्लिश किया था? नॉर्दर्न रीजन में. बेबीलोनिया था हमारा सदर्न रीजन में और जो हमारा असीरिया था वो था हमारे नॉर्दर्न रीजन में. ओके, नेक्स्ट वी विल सी एज वी हैव सीन दैट किंगडम्स इमर्ज. सो सिमिलरली अगर किंगडम इमर्ज होंगे तो उसके साथ साथ वहाँ की कुछ लैंग्वेजेस भी आएंगी. तो सबसे पहली जो लैंग्वेज हम देखेंगे वो क्या है? सुमेरियन. सुमेरियन क्या थी? फर्स्ट नोन रिटन लैंग्वेज इज सुमेरियन. सेकेंडली इट इज़ Akkadian. Akkadian is replaced by Sumerian around 2400 BCE. Flourished under Alexander time. और ये किसके टाइम पर फ्लरिश हुई थी? अलेक्जेंडर के टाइम पे. हमें सबको पता है कि अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड कितना है? 336 से 323 BCE. ओके, नाउ थर्डली विच लैंग्वेज
came in Mesopotamia was Aramaic, introduced around 1400 BCE, became widely spoken after 1000 BCE. Language is similar to Hebrew. जो आज इराक में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो है हिब्रू, और ये जो लैंग्वेज अरामिक है वो किसके सिमिलर है? हिब्रू लैंग्वेज के सिमिलर है. स्टिल स्पोकन इन सम एरियाज ऑफ इराक टुडे. ओके, वी हैव सीन टिल नाउ what kingdoms have came on Mesopotamia. Second, we have seen the languages. Okay, now third we will see archaeology in Mesopotamia. कि archaeology में क्या changes है? Beginning of excavation, proper archaeological study began in 1840s. जो archaeology थी वो 1840s के टाइम पे आने लगी, उसकी स्टडीज़ होने लगी. जैसे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि आर्कियोलॉजी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करी, यहाँ पे खुदाई करी. जब खुदाई की गई तब हमें पता चला कि यहाँ पे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी. हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, लोथल था. तो सिमिलरली हमें मेसोपोटामिया की जो आर्कियोलॉजी है उसके बारे में कैसे पता चला? हमें वहाँ की आर्कियोलॉजी के बारे में पता चला किसके द्वारा? वहाँ पे भी जब यूरोपियंस ने क्या करा, खोदना शुरू करा. ठीक है. सो द बिगिनिंग ऑफ एक्सकेवेशन व्हेन इट स्टार्टेड इन 1840s, मेजर साइट्स इंक्लूडेड उरुक एंड मरी. और सबसे पहले जिस साइट में एक्सकेवेशन शुरू किया गया वो थी उरुक और मरी. I can see you the photograph of Uruk and Mari. See everyone here. This is Uruk. This is Uruk and this is Babylon. Everyone can see. Okay. Uruk and Babylon. So beginning of excavation started in 1840s. देन मेजर साइट जहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट्स हमने जहाँ पे एक्सकेवेशन स्टार्ट किए वो थे उरुक एंड मरी. एक्सकेवेशन कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेकेड्स. और डिस्कवरीज जो हमें वहाँ से चीज़ें मिली थी वो क्या क्या थी? बिल्डिंग्स थी, स्टैचूज़ थे, सील्स थे, टूल्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, ग्रेव्स थे. ये है आपके स्टैचूज़ की फ़ोटो, ये है आपके ऑर्नामेंट्स की फ़ोटो, और ये है सील्स. सील्स क्या होती थी? जब हम किसी भी चीज़ को एक मेटल में या फिर स्टोन में जब हम स्क्राइब करते हैं तो उस समय सील बोलते हैं. जैसे हम देख सकते हो कि ये मेटल का एक शीट टाइप की, एक ऑब्जेक्ट टाइप का है जिसमें क्या कहते हैं, इमेजेस क्या है, इंस्क्राइब करी गई हैं. ये क्या होती है? हमारी सील्स होती हैं. हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही पढ़ रखा है. टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या मिली है? वहाँ से एक्सकेवेट करके हमें मिली गई हैं. Mesopotamia was important to Europeans because of references to it in the Old Testament. ठीक है. अब मेसोपोटामिया जो था वो यूरोपियन क्यों खोद रहे थे? सबसे पहली बात तो ये कि यूरोपियंस जो थे उन्होंने क्यों उनके दिमाग में आया कि हमें यहाँ पे खुदाई करनी चाहिए? इसलिए आया क्योंकि जो मेसोपोटामिया था वो यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, इम्पॉर्टेंट था. और इसका जो रेफरेंस था वो कहाँ पे दिया गया था? ओल्ड टेस्टामेंट. ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? हमारा बाइबल को बोला गया है ओल्ड टेस्टामेंट. For instance, the book of Genesis of the Old Testament refers to शिमर. और उसमें हमें एक वर्ड मिलता है जिसका नाम है शिमर. शिमर का मतलब क्या है? सुमेर. अभी हमने यहाँ पे देखा, एवरीवन विल सी हियर, कि यहाँ पे ये वाला जो रीज़न है ये हमने देखा ना, यहाँ पे सुमेर किंगडम आया था. ये मैंने ही पढ़ा आपको. सुमेर और अकड़ किंगडम इमर्ज हुए थे अर्ली किंगडम से. फिर हमारा बेबीलोनिया आया था और फिर हमारे असीरियंस आए थे. तो सुमेर को हमने किस नाम से दिखाया गया है यहाँ पे? सुमेर को ये शिमर नाम से बोला गया है. ओके. सो द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रिफर्स टू शिमर मीनिंग सुमेर एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़. सुमेर का मतलब क्या है? सुमेर का मतलब क्या है? लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़. लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़ को क्या बोला गया है? सुमेर बोला गया है. ओके. ब्रिक सिटीज़ मतलब जैसे आज के जो हम घर बनाते हैं, पक्की ईंटों के घर बनाते हैं, तो उस टाइम पे उस सदी के टाइम पे देख रहे हैं आप कि कैसे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो पक्की ईंटों के घर बनाया करता था. तो इसलिए जो सुमेर किंगडम है जिसका नाम हमें शिमर करके मिलता है उसको लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटी बोला गया है.
Travelers and scholars of Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land. तो जो यहाँ के ट्रैवलर्स आते थे, स्कॉलर्स होते थे जो यूरोप के, वो मिज़ोपोटामिया को एक अपने एंसेस्ट्रल लैंड की तरह देखते थे. एंड व्हेन आर्कोलॉजिकल वर्क बिगेन इन द एरिया देयर वाज एन अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट. और बाद में जब यहाँ से जब खुदाई शुरू हुई, एक्सकेवेशन हुआ, तो जब यहाँ से आर्कोलॉजिकल वर्क मिले तो लोगों ने इसे एक पूरा जोड़ तोड़ लगा दी इसको प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, एक लिटरल ट्रुथ है, ओल्ड टेस्टामेंट में जो दिया गया है वो सच कहा गया है. From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia. In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of the flood. ठीक है, अब mid-19th century आते आते ये जो एंशियंट पास्ट के बारे में जानना था मिज़ोपोटामिया के, तो उसमें क्या होता है कि 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर फंड करता है एक ब्रिटिश म्यूज़ियम को पता लगाने के लिए कि जो फ्लड वाली जो स्टोरी दी गई है बाइबल में वो सही है या नहीं है. ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए, ठीक है, तो वी विल सी द स्टोरी व्हाट वाज गिवन इन दिस स्टोरी. अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फ्लड वाज मेंट टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन दी अर्थ. जो बाइबल में जो स्टोरी रखी है उसमें क्या बता रखा है कि जो फ्लड था वो क्या कहते हैं इसलिए आया था ताकि वो सब लोगों को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे. लेकिन हाउएवर गॉड चोज अ मैन नोआ टू इंश्योर दैट लाइफ कुड कंटिन्यू आफ्टर द फ्लड. लेकिन जो गॉड थे उन्होंने एक इंसान को चुना जिसका नाम था नोहा, कि ये इंश्योर करने के लिए जो लाइफ है वो फ्लड के बाद भी क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी. नोआ बिल्ट अ ह्यूज बोट एंड आर्क. नोआ क्या करता है, एक बहुत बड़ी बोट, एक आर्क तैयार करता है. ही टुक अ पेयर ईच ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन बोर्ड द आर्क विच सर्वाइव द फ्लड. और वो क्या करता है, कुछ स्पीशीज़ लेता है, जैसे हम सील्स में देखते हैं ना, जैसे एक जानवर बना है, एक बर्ड बनी है, तो सिमिलरली ये नोआ क्या करता है, स्पेयर बना लेता है स्पीशीज़ के, जैसे एनिमल्स और बर्ड के, और विच सर्वाइव द फ्लड. देयर वाज अ strikingly similar story in the Mesopotamian tradition where the principal character was called Juasudar and Utnapishtim. Okay, so we have seen till here how the archaeology in Mesopotamia, हमें आर्कोलॉजी के बारे में कैसा पता चलता है मेसोपोटामिया की, लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती थी, अर्ली किंगडम कौन कौन से थे, we have seen till here. Now we will be seeing that वहाँ की जो जोग्राफी थी मेसोपोटामिया की वो कैसी थी. What is the Mesopotamia and its geography? So Iraq has many different types of lands. In the northeast there are green plains and mountains with enough rain and water. So farming, growing crops started there around 7000 to 6000 BC. ये हमारा नॉर्थ ही वाला रीजन है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है. तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पे मेसोपोटामिया में क्या था, ग्रीन प्लेन्स थे, माउंटेन्स थे, जिसकी वजह से यहाँ पे, क्यों ग्रीन प्लेन्स और माउंटेन्स, तभी तो हमें देख पाएंगे ना जब वहाँ पे अच्छी खासी रेन होगी, वहाँ पे अच्छा खासा पानी होगा, रेन होगी, लाइट होगी, तो हम इजीली क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ. इन द नॉर्थ देयर इज़ अ स्टेपी. यहाँ पे नॉर्थ में क्या दिखते हैं, हमें स्टेपी दिखते हैं. स्टेपी का मतलब ड्राई ग्रास लैंड्स जो होते हैं. पीपल देयर रेज्ड शीप एंड गोट्स बिकॉज द लैंड वॉज बेटर फॉर एनिमल दैन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और वहाँ पे लोगों ने क्या करा, शीप्स को पालना शुरू करा, गोट्स को पालना शुरू करा, ताकि वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, उन्हें बेहतर लैंड मिल सके, उनका क्रॉप ग्रो हो सके. To the east, small rivers from Tigris River made travel easier to the mountains of Iran. और जो ईस्ट वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन था, वहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती थी, टिग्रिस रिवर, जिसकी वजह से ट्रैवल क्या हो गया, ईजी हो गया. कहाँ जाने के लिए, माउंटेन्स में जाने के, ईरान के. ओके, द साउथ ऑफ इराक इज़ मोस्टली डेजर्ट. जो साउथ था वो क्या था, मोस्टली डेजर्ट था. क्या था, डेजर्ट था. दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग बिगिन. सिटीज़ कुड ग्रो बिकॉज द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर कैरीड फर्टाइल सिल्ट मड फ्रॉम द माउंटेन. सिटीज़ यहाँ पे डेवलप क्यों हो पाई, क्योंकि यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर क्या करती थी, अपने साथ फर्टाइल सिल्ट मड लेकर आती थी माउंटेन से, और जो भी वो फर्टाइल सैंड लेकर आते थे वहाँ पे वो लोग फिर क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे.
When the rivers flooded, they spread this fertile mud onto the land, making the soil good for farming. और जब ये रिवर्स फ्लडेड हो जाती थी, जो अपने साथ ये मड लेकर आए हैं उसे क्या करते थे, सब जगह स्प्रेड कर देते थे पूरे लैंड में, और वहाँ की जो सॉइल होती थी वो क्या हो जाती थी, अच्छी हो जाती थी। किसके लिए? फार्मिंग के लिए। अब ये तो हमने देखा कि मिट्टी कहाँ से आ रही है। सेकंड हम देखेंगे इरिगेशन सिस्टम क्या था, वाटर कैसा आता था। आफ्टर द यूफ्रेट्स रीच द डेजर्ट द वाटर वॉज स्प्लिट इनटू स्मॉल चैनल्स। जब यूफ्रेट्स रिवर आई तो वो क्या कर रही है, डेजर्ट में आई तो वो स्प्लिट हो जा रही है डिफरेंट चैनल्स में। दीज चैनल्स हेल्प फार्मर इरिगेट वाटर देयर फील्ड्स ऑफ वीट, बार्ले, पीज एंड लेंटिल्स। और यही चैनल्स की वजह से ये डिफरेंट लैंड में जो पानी जा रहा है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इन लोगों ने क्रॉप्स ग्रो कर रखे हैं जैसे वीट, बार्ले, पीस और लेंटिल्स, वो क्या करते थे, इरिगेट करती थी लैंड को। दिस मेड सदर्न मेसोपोटामिया वन ऑफ द बेस्ट फार्मिंग एरियाज इवन दो इट डिड नॉट गेट मच रेन। और सदर्न मेसोपोटामिया में इतनी रेन ना भी होने की वजह से तब भी वहाँ की फार्मिंग क्या थी, बेस्ट थी, क्योंकि वहाँ का इरिगेशन सिस्टम क्या था, अच्छा था। सेकंड, फूड एंड रिसोर्सेज। बिसाइड क्रॉप पीपल रेज्ड शीप एंड गोट। अब सिर्फ वहाँ पे हम फार्मिंग ही करते थे, नहीं, हम वहाँ पे शीप को, गोट को पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे और उनसे मीट, मिल्क और वूल जैसी चीज़ें जो हमें ज़रूरत होती हैं वो उनसे लेते थे। फिश लिव्ड इन द रिवर्स। फिश रहती थी रिवर्स में। डेट पाम ट्रीज गेव फ्रूट्स इन समर। और हमें समर में डेट पाम के ट्रीज से कुछ फ्रूट्स भी मिलते थे। तो ये क्या है, वहाँ की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या देखा, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ये वाला रीजन, वहाँ पे ग्रीन प्लेन्स और माउंटेन्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी होती है रेन और हमें वाटर मिलता है, जिसकी वजह से हम फार्मिंग कर पाते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। नॉर्थ में हमें मिलता है स्टेपी ड्राई ग्रास एंड पीपल देयर रेज्ड शीप, गोट्स बिकॉज द लैंड वॉज बेटर फॉर एनिमल्स। यहाँ पे ग्रास लैंड्स हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी शीप्स और गोट्स को रेस कर पा रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का लैंड अच्छा है। ईस्ट रीजन में हमारी टिग्रिस रिवर फ्लो करती है जो ट्रैवल को ईजियर बना रही है ईरान के माउंटेन्स में जाने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, शहरीकरण क्या सिग्निफिकेंस है। अर्बनिज्म मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। सिटीज़ आर नॉट only places with many people, they are places where different kinds of work happen, not just farming। अब जब हम किसी भी सिटी की बात करते हैं तो सिटी का मतलब क्या होता है, जब सिटी का मतलब नहीं, सॉरी, अर्बनिज्म का मतलब होता है जब जो सिटीज़ होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब लोकल जब हम रूरल एरिया में रहें तो वहाँ पे हम विलेजेस देखते हैं, लेकिन जब हम शहर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे अर्बनिज्म है। सिटीज़ आर नॉट ओनली प्लेसेस विद मैनी पीपल, दे आर प्लेसेस वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क हैपन, नॉट जस्ट फार्मिंग। अब जब हम किसी भी अर्बन सिटी में जाते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ फार्मिंग थोड़ी देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, रिटेल and other activities which we can see there। अब मेसोपोटामिया में सिटीज़ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी, कैसे इम्पोर्टेंट बनी वो, वाई सिटीज़ बिकेम इम्पोर्टेंट। इन सिटीज़ पीपल स्टार्टेड डूइंग स्पेशलाइज जॉब। अब जो सिटीज़ थी वहाँ पे लोगों ने क्या करा, स्पेशलाइज जॉब करना स्टार्ट करा। कोई 1 पर्सन कार्व स्टोन सील्स, कोई वहाँ पे स्टोन्स उनके सील्स बना रहा है, कार्व कर रहा है, नक्काशी कर रहा है उसमें। अनदर पर्सन में एक ब्रॉन्ज टूल्स, कोई वहाँ पे ब्रॉन्ज के टूल्स बना रहा है। समवन एल्स ट्रेड्स गुड्स, कोई वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है। ईच पर्सन डिपेंड ऑन अदर बिकॉज नो वन कैन डू एवरीथिंग अलोन। और हमें ये पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम अकेले तो पूरा काम नहीं कर पाते ना, हमें किसकी ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है कि कोई काम हम करेंगे, कोई काम दूसरा इंसान करेगा। तो ईच पर्सन डिपेंड ऑन ईच अदर बिकॉज नो वन कैन डू एवरीथिंग अलोन। दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अब नीड क्या थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, व्हाट इज़ द नीड। सिटी लाइफ रिक्वायर्ड्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ज़रूरत थी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि मटेरियल्स लाइक मेटल, स्टोन, वुड एंड फ्यूल कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जो मटेरियल है जैसे मेटल है, स्टोन है, वुड है, फ्यूल है, क्या हमें एक ही जगह पे मिल जाता है, नहीं, ये दूसरी जगहों पे होता है। तो हम तो रोज़ जा नहीं सकते ना वहाँ पे, कोई लोग चाहिए जो हमें वो सामान ला कर दे और तब जाके हम काम शुरू कर पाएँ।
फूड फ्रॉम विलेजेस मस्ट बी ब्रॉट, स्टोर्ड एंड शेयर्ड। अब जो फूड है जो विलेजेस में, वहाँ पे जो लैंड में जो क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं वो सिटीज़ में लाए जाएं, वहाँ पे स्टोर किए जाएं और एक दूसरे में शेयर किए जाएं। टूल्स एंड आइटम्स आर नीडेड फॉर मैनी एक्टिविटीज़। और जो टूल्स हैं, जो आइटम्स बनाए जा रहे हैं ब्रॉन्ज के, वो ज़रूरत है उनकी हमें, we need them for many activities. Because of this some people began giving orders and others followed them। और ऐसे ऐसे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं और जो उसका क्या होता है, एक हेड होता है। दिस लेड टू अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट। और ऐसे ही वहाँ पे एक अथॉरिटी और गवर्नमेंट की क्या होती है, शुरुआत होती है मेसोपोटामिया में। अब ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद जब हमने एक क्या कहते हैं सिटी डेवलप होते हुए देख ली, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है ये देख ली, तो अब जो हम चीज़ देखेंगे तीसरी, वो क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग। अब जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कुछ बाहर से हम सामान मंगवा रहे हैं, तो हम उसका क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। सो रिकॉर्ड कीपिंग वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन Mesopotamian civilization. Since trade and organization became complex, cities needed written records to keep track of goods, work and people. तो लोगों ने क्या करा, जो भी ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उनके, गुड्स कौन से आ रहे हैं, वर्क क्या हो रहा है, पीपल कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, उसका क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने, रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो दिस वाज अबाउट हाउ अर्बनिज्म डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। We will now one thing we will see here about what type of tools they use। ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज जो होता है वो किसका बना हुआ है, कॉपर और टिन का बना है। इट इज़ एन अलॉय एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। यूजिंग ब्रॉन्ज meant procuring these metals often from great distances. Metal tools were necessary for accurate carpentry, drilling beads, carving stone shells, cutting shell और inlay फर्नीचर एक्सेट्रा। जो मेटल के टूल्स बनाए जाते थे ब्रॉन्ज के, वो क्यों ज़रूरत होते थे, कारपेंट्री के लिए ज़रूरत है, बीड्स बनाने के लिए ज़रूरत है, स्टोन के सील्स बनाने के लिए ज़रूरत है उनकी, ठीक है। और मेसोपोटामियन मेटल्स वर ऑल्सो ब्रॉन्ज। और जो मेसोपोटामियन के जो वेपन्स हुआ करते थे वो भी किसके बने हैं, ब्रॉन्ज के बने हैं। ब्रॉन्ज क्या है, अलॉय है किसका, कॉपर और टिन का। वन एग्जाम्पल इज ऑल्सो सोन हेयर ऑफ वारका हेड। दिस वुमेन हेड वॉज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल। किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल। कहाँ पे, उरूक में, बिफोर 3000 BCE। द आईज एंड आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव टेकन लैपिस लजूली। ठीक है, जो आईज हैं इसकी, जो आईज बनाई गई हैं वो किसकी बनाई गई हैं, लापिस। जो आईज हैं ये किसकी बनाई गई है, लापिस लजूली, एक ब्लू कलर का स्टोन होता है। एंड शेल, शेल किस कलर का है, वाइट, एंड बिटामिन ब्लैक इनलेज रिस्पेक्टिवली। दिस इज अ ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड, perhaps for an ornament. This is a world famous piece of sculpture admired for the delicate modeling of the woman's mouth, chin and cheeks। और जो ये हम देख रहे हैं वारका हेड, ये क्या एक बहुत फेमस स्कल्पचर है जो कि एडमायर किया जाता है बाहर के देशों में, क्योंकि इसके डेलिकेट जो एकदम बारीक काम जो हम बोलते हैं ना, वो जो किया गया है स्कल्पचर के ऊपर, वुमेन के माउथ में, चिन में और उसके चीक्स में। एंड इट वाज मॉडल्ड इन अ हार्ड स्टोन दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम डिस्टेंस। और जो ये स्कल्पचर बनाया गया है किसी हार्ड स्टोन से बनाया गया है जो कि इंडिया में नहीं मिलता है, बाहर से इम्पोर्ट ही किया गया होगा। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हम उस वक्त बाहर के देशों से क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, तभी तो वो सामान आ पाया होगा ना, तभी तो वो पत्थर हम इम्पोर्ट कर पाए हैं। Okay, so now we will move towards movement of goods into cities। अब हमने अभी देखा कि जो ये वारका का हेड है ये कहाँ से आ रखा है, बाहर से आ रखा है। तो मूवमेंट है गुड्स का, एक देश से दूसरे में देश में जाने का जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, कैसे सिटीज़ में गुड्स मूव हो रहे हैं। However rich द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू। हमने देखा कि फूड रिसोर्सेज तो बहुत है, नॉर्थ ईस्ट में हमें ग्रास क्या कहते हैं, रिवर्स मिल रही हैं, अच्छी खासी रेन हो रही है, ठीक है, वहाँ पे हम फूड को ग्रो कर पा रहे हैं। और क्या कहते हैं, सदर्न रीजन में हमारी टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर की वजह से वहाँ का जो लैंड है वो अच्छे से इरीगेट हो पा रहा है, जिसकी वजह से फूड रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन जो मिनरल रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत कम है। मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैक्स
स्टोन्स फॉर टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स। मोस्टली जो साउथ वाला जो रीजन है वो लैक कर रहा है। किस में लैक कर रहा है? स्टोन्स में लैक कर रहा है, क्योंकि अगर हमें स्टोन्स नहीं मिलेंगे हम टूल्स कैसे बनाएंगे, सील्स कैसे बनाएंगे, ज्वेलरी कैसे बनाएंगे। द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ड्स। और वहाँ पे जो हमें वुड मिल रही है इराकी में जो हमें वुड मिल रही है, जैसे डेट पाम की, पॉपुलर की, वो इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे हम क्या बना सकें, कार्ड्स बना सकें। ठीक है, कार्ड सबको पता है ना, वो क्या कहते हैं, गाय के पीछे जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बुलक कार्ट व्हील्स और बोट्स। एंड देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेजल्स और ऑर्नामेंट्स। जो कार्ट व्हील्स हैं, बोट्स हैं, देवर नो मेटल फॉर टूल्स, vessels or ornaments. So we can summarize that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textiles and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran and across the Gulf. तो अब इनसे हमें पता चलता है जो भी हमारे वहाँ सामान बन रहे हैं और हमारे वहाँ तो मिलते नहीं है, तो हमने ये हम मान सकते हैं कि हमने ट्रेडिंग करी होगी। हमारा जो भी वुड है, कॉपर है, टिन है, सिल्वर है, गोल्ड है, शेल है, वो हम कहाँ से ले रहे हैं, टर्की या फिर ईरान से ले रहे हैं या फिर गल्फ से ले रहे हैं। These later regions had mineral resources but much less scope for agriculture. अब ये जो regions हमने देखे, टर्की, ईरान, ये यहाँ पे हमें मिनरल रिसोर्सेज तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस स्कोप किसका है, एग्रीकल्चर का। रेगुलर एक्सचेंजेस पॉसिबली ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब रेगुलर एक्सचेंजेस तभी होंगे जब हमारे पास क्या होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी देखा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई हमारे लिए सामान लेकर आएगा, फिर हम उस सामान को यूज़ करके उसका कुछ गुड बनाएंगे और फिर हम जो गुड बनेगा उसे हम कहीं बेचेंगे। ये क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। To equip foreign expeditions and direct the exchanges were initiated by the people of southern Mesopotamia. Beside craft, trade and services, efficient transport is also important for urban development. अगर हमारे पास क्राफ्ट है, ट्रेड है, सर्विसेज है, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए जिससे हम अर्बन डेवलपमेंट कर सकें. इफ़ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल feed to carry grain or charcoal into cities on pack animals or bullock cart, the city economy will be viable. तो ठीक है, अब एनिमल अगर हम लेकर जा रहे हैं उसके कंधों पे ग्रेन्स को ढोते हुए दूर दूर तक, तो इतना फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या चूज़ करा, वाटर, शिप्स, बोट्स बनाई और वाटर के थ्रू उन्होंने क्या शुरू करा, ट्रांसपोर्टेशन शुरू करा। रिवर बोट्स और बार्जेस loaded with sacks of grains are propelled by the current of the river and or wind, but when animal transport good they need to be fed. ठीक है, अब रोड्स और बोट्स जो हम रिवर में जो हम बोट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम ग्रेन्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, और जब अच्छी खासी विंड चलेगी रिवर में एक तरफ डायरेक्शन की ओर, तभी तो अच्छी हम बहुत जल्दी विंड के सहारे चलती है ना बोट, तो विंड के सहारे हम जा पाएंगे। लेकिन जब ये नहीं हो पाता तो हम एनिमल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं अपने गुड्स को पहुंचाने के लिए। द कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया वर फैक्ट routes of good transport between large and small settlement. And in the account of the city of Mari later in the chapter, the importance of Euphrates as a world route will become clear. और बाद में हम धीरे धीरे आते रहेंगे कि डिफरेंट चैनल्स, नेचुरल कैनाल चैनल्स, हम एंशिएंट मेसोपोटामियन रूट्स बनते हैं गुड ट्रांसपोर्ट के लिए। और फिर हम बाद में एक सिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मरी, वो कैसे यूफ्रेट्स रिवर की हेल्प से वर्ल्ड रूट बना। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 लेकर आएंगे और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि राइटिंग कैसे इमर्ज हुई। थैंक यू फॉर सीइंग माई लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।